हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब बारी आई हमारी 2016 का जो साल है, HBSC सेट ए सेमेस्टर 2, क्योंकि 2016 के अंदर तो सेमेस्टर होते थे। ये सेम टू का मतलब यूनिट 5 से लेके 10 तक के जो हमारी यूनिट होती थी वो सेम 2 में आती थी, और जो 1 से 4 तक की यूनिट है वो आती हैं सेम 1 में। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लेके और कम्युनिकेशन तक की जो हमारी 5 से लेके 10 तक यूनिट है वो आती थी सेम 2 के अंदर। ठीक है, उस समय की बात है, 2016 की, आज से 4 साल पहले की बात है। अब फ़िलहाल 2020 चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो उस समय जो सेकंड सेमेस्टर के पर्सन थे 2-2 नंबर के, उसके अंदर ये पर्सन पूछा था कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और रेडियो वेव के 2 यूजेस लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कैसे बनती हैं, वो क्या होती हैं, आप इस डायग्राम के अंदर देखो। इसके अंदर देखो, ऐसे चलती हुई जा रही है ये वेव। इसमें मैंने एक ब्लैक दिखाई है, ग्रीन दिखाई है। ठीक है, ब्लैक जो दिखाई है उसको मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने ग्रीन से दिखाई है उसको मान लो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आगे बढ़ती हुई जा रही है ये प्रोपेगेशन वेक्टर है सी। ठीक है, प्रोपेगेशन वेक्टर है सी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर 3 वेक्टर होते हैं, ई बी सी, और ये ऐसे आगे स्पेस के अंदर प्रोपेगेट करती है। तो इसको मैं अभी अच्छी तरह करवाऊंगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स, ये वो वेव होती हैं जो क्रिएट होती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वाइब्रेशन पैदा होती हैं तो ये पैदा होती हैं, ये चलती हैं ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग, कि जब कंपोज्ड का मतलब बना हुआ। जैसे मान लो कि मैं कोई संगीत बनाऊं तो जिसके अंदर हारमोनियम भी हो, ढपली भी हो और ढोलक भी हो, तो इन तीनों की आवाज़ मिल के जो है ना कंपोज हो जाएगी। कंपोज का मतलब क्या होता है, मिल जाना, कंपोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज़ की कंपोज होती हैं, इनके अंदर देखो 2-2 चीज़ कंपोज हैं। कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और जो सीधे जा रही है वो क्या है, प्रोपेगेशन वेक्टर है। तो इसमें याद रख लिया करो, E बराबर BC, ये इसका फार्मूला होता है। और E/B इज इक्वल टू C। ये लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है इसको हम लाइट वेक्टर बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं, B को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी। और ये थी इसकी। उसके बाद रेडियो वेव्स के क्या क्या यूज़ होते हैं वो देखो। रेडियो वेव्स जो यूज़ होती है वो होती है टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, रेडियो टीवी रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं। और मोबाइल फ़ोन के अंदर रेडियो वेव्स यूज़ की जाती है जो हम देखते हैं। तो ये इसके यूजेज हो गए। तो हमारा पर्सन तो था डियर स्टूडेंट्स यही, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस चीज़ की कंपोज हुई होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे इस पर्सन को, वो इसको मैंने यूजेज भी करवा दी, याद कर लेना। ये तो टीवी रेडियो के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होती है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे इस पर्सन को। इसके अंदर देखो कि जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है, ये स्टेशनरी है, तो इसके चारों तरफ क्या चीज़ पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली यूनिट। अब मान के चलो ये चार्ज मूव करने लग जाए। जब चार्ज मूव करेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। और करंट बनेगा तो क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज अब मूव करने लग जाए, ये चार्ज अब मूव करे, मूव करके निकल जाए तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ऐसे 2 घेरे बना दी मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये नेचर का रूल है कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ को जन्म देगा, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी, ये सिलसिला आगे चलता जाएगा जैसे हमारी वेव दिखा रखी थी। तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए कोई किसी बहुत ही ज्ञानी सर हैं हमारे, उन्होंने कुछ ऐसा एनिमेशन दिखाया है, 2 रिंग ले रखे हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर ही। क्योंकि अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट आ जाता है, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो आप देखो एक बार उसको कैसे उन सरों ने बताया ये। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब इस चार्ज की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि इसने अपना काम कर लिया है। इसके कारण अपने पास एक करली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है और फैराडे के रूल के मुताबिक अब इसके अराउंड एक करली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इसके कारण यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, लेकिन अभी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोबारा से ऐसा वाला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा करने वाली है और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से ऐसा वाला यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो मुझे पैदा करेगी और ये सिलसिला चालू हो जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आशीष कपूर सर, जो बहुत ही फिज़िक्स के माने जाने सर हैं, जो फिज़िक्स को इतना आसान बना रहे हैं। तो वहाँ से मैंने इनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने ये कुछ समझाया था ऐसे कि एक इस रिंग के अंदर दूसरा रिंग डाल रखा था, ये इसको बना रहा है वो इसको बना रहा है। उनकी वीडियो में आपने देखा होगा कैसे दो रिंग वो ऐसे हिला रहे हैं और वो ऐसे चलती रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी स्पेस के अंदर ऐसे यूँ चलती रहती है। तो ये थी अपनी भोली भाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी, कैसे पैदा होती है आपको समझ में आ गया। हमारा 2 नंबर का प्रश्न था, तो आप 2 नंबर में इतना ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो, 2 यूज लिख देना। तो ये प्रश्न क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। फोकल लेंथ को डिफाइन करो। फोकल लेंथ क्या होती है और फोकल लेंथ निकालो। कोई जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो पहले उस न्यूमेरिकल को ही कर देते हैं। उसके अंदर याद रखना कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो अब हमारे को कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30/2 एफ, तो एफ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर में से 1 नंबर तो हम कम आ चुके हैं अभी प्रश्न शुरू होते ही। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमेरिकल था। जितनी भी दे रखी हो रेडियस उसका आधा कर दिया करो, और मान लो वो दूसरा दे रखा हो तो दुगना कर दिया करो। दुगना मतलब अगर आर जो होती है वो 2F के बराबर होती है। मान लो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है और कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो 2 से गुणा कर तो 30 उत्तर आ जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे मान के चलो कि ये जो कोई गिलास है कोई, उसको अब इसको उसका रेडियस जो है ये आर, इसको काट काट के हम इसमें से लेंस बनाएंगे। ऐसे समझ लो जैसे नींबू हो गया, नींबू। तो नींबू की जो आउटर स्किन है ना वो तो मिरर के बाहर का काम कर रही है, जो पॉलिश वाला हिस्सा है। तो जैसे नींबू है, दिमाग में ले लो, तो उसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब मोड़, मुड़ाव। ये तो हो गया ख़त्म। अब देखो उसको हमने फोकल लेंथ को डिफाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लेंस और मिरर बोल लूँ उसकी बजाय मैं उसको सिस्टम बोल लूँगा। समझ में आ गई बात। और वो जो भी लाइट से चलते हैं उनको हम ऑप्टिकल बोलते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, सिस्टम समझ गए, लेंस या मिरर, इज़ द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द सिस्टम कन्वर्जेस, कि वो जो सिस्टम है ना वो लाइट को कितने हद तक वो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है, एक पॉइंट में मिलाता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज करना। ठीक है, ये है कन्वर्ज। और डाइवर्जेज, डाइवर्जेज का मतलब वो उसको कितना उसको फैला देता है। जैसे लाइट ऐसे ऊपर जानी थी लेकिन वो इसने फैला दी, जैसे टॉर्च होती है हमारी, ऐसे लाइट को फैला देती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। फोकल लेंथ क्या होती है, माप होती है किसकी, कि वो जो सिस्टम है वो लाइट को कितना फैलाएगा या कितना एक पॉइंट में मिलाएगा। दूसरा, इट इज़ द इनवर्स ऑफ ऑप्टिकल पावर। ये पर्सन हम कई बार करते हैं कि पावर जो होती है वो 1/f होती है। तो पावर तो ये किसके बराबर आ गई, इनवर्स ऑफ सिस्टम ऑप्टिकल पावर। ठीक है, जैसे देखो इसी बात को मैं ऐसे लिख दूँ, F को यहाँ लिख देता हूँ और P को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, P के ऊपर माइनस का निशान लगा दिया। तो इट इज़ द इनवर्स ऑफ सिस्टम्स ऑप्टिकल पावर। अगर F का मान पॉजिटिव होगा तो सिस्टम क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और F का मान नेगेटिव होगा तो सिस्टम डाइवर्ज करेगा। इतना ज़्यादा लिख दोगे तो आप एग्जामिनर आपसे बहुत ही खुश होगा और पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे।